इस घर में जाने वाला हर इंसान 7 दिन के अंदर मर जाता है और मैंने अभी अभी अपना 6ठा दिन पूरा किया है। तो बज गया ना 12। सो हेलो एंड वेलकम टू घंटा 12 स्टोरीज। दोस्तों, आज की स्टोरी कुछ ऐसी है जिससे आपके डर के मारे गूज बम्स आ जाएंगे। आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। आज की कहानी एक नए अंदाज में आपको सुनाऊंगा, जैसे कि ये मेरे साथ हुआ हो, जिससे क्या होगा कि आप खुद वो डर और दर्द फील कर पाएंगे। एंड तक आप खुद ही बने रहेंगे, क्योंकि ये स्टोरी ही कुछ ऐसी है। अब हम अपने स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विनय है। मेरी पत्नी अर्चना, 6 साल की बेटी आकृति और 8 साल का बेटा आयुष, हम चारों हाल ही में बिरजापुर शिफ्ट हुए थे। शहर से दूर एक शांत मोहल्ला। यहाँ एक पुराना घर किराए पर मिल रहा था, बहुत ही सस्ते में, जो कि हमारे ब्रोकर ने दिलवाया था। मकान मालिक ने कहा, यह घर बहुत सालों से बंद है। ये जिसका घर था वो घर छोड़ के कहीं चला गया था। आप लोग पहले फैमिली हो जो यहां रहने आई हैं। मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन मकान मालिक ने कहा, बस साफ सफाई करा लो, आप लोगों के रहने से घर फिर से जिंदा हो जाएगा। शायद हम नहीं जानते थे कि घर को जिंदा करने के लिए वो हमारी जिंदगियां मांग रहा था। जब हम वहां अपना सामान गाड़ी से अनलोड करवा रहे थे, तो कुछ लोग हमें अजीब तरह से देख रहे थे, पता नहीं क्यों। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ। दूसरी रात भी हम लोग खुशी खुशी से काट गए। लेकिन तीसरी रात करीब 1 बजे खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। अर्चना ने धीरे से पर्दा हटाया। मैं उसकी सांसों की रफ्तार सुन पा रहा था। मेरी बीवी ने कहा, वो कोई खड़ा है। मैंने चौंक कर देखा। ब्लैक हुडी पहना कोई आदमी खिड़की के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें सीधी हमें घूर रही थीं, लेकिन चेहरा ढंका हुआ था। मैं बाहर भागा, लेकिन वो जा चुका था। अगली शाम 7 बजे हल्का अंधेरा हो चुका था। आयुष बाहर गार्डन में खेलकर आया और बोला, पापा, एक अंकल खड़े थे पेड़ के पास, ब्लैक हुडी में। कुछ बोले नहीं, बस मुझे देखते रहे। आयुष के ब्लैक हुडी बोलते ही मुझे हल्का झटका सा लगा। क्या वो वहीं था? मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं। क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? अगले दिन अर्चना घर की सफाई कर रही थी, क्योंकि अभी तक घर की पूरी सफाई नहीं हुई थी। स्टोर रूम में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। उसमें एक बुरी तरह जली हुई डायरी थी और एक पेज पर एक तस्वीर चिपकाई हुई थी, वही हुडी पहने आदमी। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मेरी बेटी ने चीखना शुरू कर दिया। हम लोग भाग कर गए, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं थी। उसको बस एक मकड़ी दिख गई थी। फिर रात हुई। मैं चाय बना रहा था कि अचानक आयुष की चीख सुनाई दी। जब भागकर उसके कमरे में पहुंचा, अर्चना पहले से वहां थी। उसने बोला, विनय, देखो, आयुष को क्या हो गया? आयुष बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। खिड़की खुली थी और जमीन पर खून के निशान बाहर तक जा रहे थे। मैं चीखा, एम्बुलेंस बुलाओ। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने सिर झुका लिया। आई एम सॉरी। बस वही पल था। हमारी जिंदगी वहीं खत्म हो गई थी। हम बेटे को एम्बुलेंस में लेके वापस रोते रोते घर आ गए। पुलिस को बुलाया। मोहल्ले वालों ने बताया, यह घर रघु का था, एक साइको आदमी। रात को सभी के घर झांकता था, बच्चों को देखता था। एक बार किसी के बेटे को इसने चोट पहुंचाई थी। मोहल्ले वालों ने उसे पीटकर यही गार्डन में दफना दिया था। लेकिन उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। उसके मौत के बाद आप लोग ही पहले हो जो इस घर में आए। हमें पहले लगा कि अब उससे पीछा छूट चुका है, लेकिन अब लग रहा है कि वो अभी भी हमें सुन रहा है। ये सुनते ही मैं अंदर से कांप गया। तो क्या आयुष को उसी ने मारा है? हमने उसी दिन फैसला किया
हम ये घर छोड़ देंगे, क्योंकि अब मैं अर्चना और आकृति को नहीं खो सकता। आयुष की बॉडी लेकर एम्बुलेंस में बैठते हुए मैंने एक बार फिर खिड़की की तरफ देखा। अब हम अपने गांव लौट चुके हैं, लेकिन मैंने उस मोहल्ले में सुना वो आज भी खड़ा है उसी खिड़की के बाहर। जब तक कोई अंदर ना आए वो बस देखता रहता है। लेकिन मोहल्ले वाले अब किसी को वहां घर लेने नहीं देते। काश हमें भी लेने न दिया होता तो हमारा बेटा जिंदा होता।